हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और हमने लास्ट की जो क्लासेस की थी वो इतिहास के डिवाइड होके सामंत पे आके रुकी थी और मैं सामंत समझा रहा था सामंत होता क्या है। क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो तो कंटिन्यू नहीं चल रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यू चल रहा था और पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो आज फिर हम लोग सामंत से स्टार्ट करेंगे और ये शायद हमारा चौथा क्लास होगा। इसके बाद हम लोग टू दी पॉइंट झारखंड के इतिहास में आ जाएंगे और झारखंड के इतिहास से हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आपने कभी देखा होगा इतिहास के किताबों में कि पहला तो ये वर्ड सामंत आता है, सामंत कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके बाद आपने राजा देखा होगा, फिर सम्राट देखा होगा, फिर बादशाह देखा होगा, उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट देखा होगा, चक्रवर्ती सम्राट, उसके बाद शासक देखा होगा, ये सब बहुत वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इतिहास की किताबों में। तो उसी में हमें तो धीरे धीरे मैं सब सारा डिफाइन कर दूंगा, लेकिन चूंकि क्लास हमारा झारखंड का है तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा और जैसे जैसे ये सब वर्ड आएंगे मैं डिफाइन आपको कर दूंगा। तो अभी टॉपिक जो आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, उसमें ये सामंत वर्ड आएगा। सामंत सामंत वर्ड आएगा। और ये राजा, ये राजा तो आप सबको जानते हैं, किंग कुरुक्षेत्र का एक राजा होता था। आज के टाइम पे यहाँ अनेकों राजा देखने को मिलेंगे अभी के युग में, क्योंकि झारखंड लेवल में राजा अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री को बोलेंगे, ठीक। फिर स्टेट लेवल का अगर राजा का देखा जाए तो प्रधानमंत्री को बोलेंगे। राजा से भी राजा का ऊपर पद जो है वो हम लोग स्टेट लेवल से देखा जाए तो राजा से भी राजा पद हम लोग का ये हो जाएगा राज्यपाल। और फिर भारत लेवल पे देखा जाए तो फिर प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो राजा का भी राजा हो गए। तो चलिए अब चलते हैं सामंत में। सामंत होता क्या है? सपोज दैट ये एक राजा का क्षेत्र है जो कि मैं मैप में बता रहा हूं। तो राजा पूरी एरिया को हर जगह रीड या स्टडी या फिर जो भी बोले एक समय में पूरी नहीं कर पाता होगा। सपोज दैट यहाँ का कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र में कितने राजकोष आए, कितने कर आए, कितने लोग हैं, कितने क्या है, तो सब ना सब कोई ये सब जानने के लिए डिपार्टमेंट का योग किया होगा और डिपार्टमेंट के थ्रू ही यहाँ की सारी जानकारी राजा को मिलती होगी। ये क्षेत्र आप समझ सकते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी एरिया है। मैं बस रफ फिगर बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। अब ये राजा इस क्षेत्र की तो जानकारी मिल गई। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको ए। तो ये पॉइंट बी की जानकारी, सपोज दैट इसका क्षेत्र इतना है, ठीक। फिर इधर जंगल वंगल है, जो भी है, तो इस क्षेत्र की जानकारी इसे कौन देगा? ऑब्वियसली कि यहाँ डिपार्टमेंट है तो इसने भी डिपार्टमेंट को खड़ा किया होगा, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, इसी तरह करते करते पूरे साम्राज्य में अपना डिपार्टमेंट को रखा होगा, ठीक। यानी कि ये क्षेत्र अब डिवाइड हो गया डिपार्टमेंट में। आज के तौर पे डिपार्टमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। तो होता क्या, आप डिपार्टमेंट रखे हो तो डिपार्टमेंट को तो आपको तो जो वेतन होता है, मानसिक वेतन होता है, ठीक है, वो तो आपको देना होगा। तो यहाँ के भी जो डिपार्टमेंट है उसको मानसिक
जो मूल्य होता था वो मूल्य सपोज दैट ये क्षेत्र इतना है और ये डिवाइड कर दिया इतना, तो इतना जो 1/3 जो पार्ट आएगा, 1/3 का जो पार्ट आएगा, या फिर इसी क्षेत्र में से इतना क्षेत्र राजा दे देते थे डिपार्टमेंट को कि तुम्हारा जो सैलरी होगा इस क्षेत्र से जो कर यानी कि टैक्स, जो टैक्स आएगा वो तुम्हारा होगा, तुम अपने पास रख लेना, बाकी जो यहाँ का इतना एरिया है सब राजकोष में भेज देना, यानी कि राजा को भेज देना। ऐसा कुछ ही लोग ऐसा कुछ ही राजा करते थे, क्योंकि वो देखा जाए तो या तो बुद्धि कम थी, या तो शारीरिक बल नहीं था, या तो आलस थे। बहुत सारे राजाओं ने आलस के कारण डिपार्टमेंट को बनाया, डिपार्टमेंट उसी तरह करते गए। तो वो जो डिपार्टमेंट था जिसे आज के तौर पे हम डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट नहीं, उसे ही हम लोग सामंत के रूप में देखा करते हैं, इसे ही हम लोग सामंत करते हैं। ठीक, सामंत फिर जैसे जैसे सामंत ये अपने राजा पे वफादार रहा और ये भी जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहा, जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहा। तो इन द केस एक जनरेशन ऐसा आया कि उसने रीड किया कि इस क्षेत्र का कर जो है, जो राजा ने घोषित किया था इस क्षेत्र का कर, तो ये क्षेत्र का कर जो है बहुत मिनिमम आया है, मिनिमम आता है, और इस क्षेत्र का जो कर आता है ये थोड़ा ज़्यादा आता है इस क्षेत्र से, तो इसको मैक्सिमम बोला गया। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस क्षेत्र को छोड़ के इस क्षेत्र का सामंत बन जाए, इस क्षेत्र का सामंत बन जाए, यानी कि मैक्सिमम वाले क्षेत्र का सामंत बन जाए। तो राजा भी ऑब्वियसली आलस, सामंत नहीं था, या फिर आप बोल सकते हो उतनी शक्ति नहीं थी कि वो मना कर पाता। और चूंकि राजा के बेटा राजा भी हुए हैं, तो जो भी घोषणा हुआ तो उसी को वो फॉलो करेंगे। ठीक, तो इसी तरह करते करते सामंतवाद में बढ़ गए। तो सामंत से ही सामंतवाद आता है, सामंतवाद, तो इसमें बस वाद लगा दीजिए, सामंतवाद हो जाएगा, सामंतवाद। तो यही जो प्रथा जो चलता है ये सामंतवाद होगा। अब ये यहाँ से सामंतवाद एक खड़ा हुआ, पॉइंट बी से भी तो खड़ा हो सकता है, फिर खड़ा होगा, फिर यहाँ से सेम इट इज यहाँ भी हुआ, और पूरे क्षेत्र में इसी तरह होते आया, पूरे क्षेत्र में होते आया। तो इन द केस एट ए टाइम ऐसा होगा कि यहाँ राजा के पास राजकोष, जो राजकोष आता था, राजकोष, ये तो कहीं ना कहीं पहले के मुताबिक में ये मात्रा कम होती जाती होगी, क्योंकि पहले एक मात्रा में अच्छी राजकोष आती थी, तो जहां से टैक्स ज्यादा आता था वो उन्होंने सामंत ने कैप्चर कर लिया, तो इसके मुताबिक ये कम आने लगा। तो ऐसे ही राजा का पतन होके सामंतवाद में भारत एक समय पे विखंडन हो गया, सामंतवाद में विखंडन हो गया। और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्षेत्र में छोटे छोटे राजा होते थे जो अपने आप को शक्तिशाली करके दूसरे की सामंत पे आके आक्रमण करके या फिर अपना सामर्थ्य दिखाते थे। तो कहीं ना कहीं उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ये हम लोग का सामंतवाद और सामंत। फिर किसी दिन हम लोग सम्राट पे डिस्कशन करेंगे, फिर सम्राट के बाद बादशाह, चक्रवर्ती सम्राट और शासक, जैसे जैसे वर्ड आएगा हम लोग उससे पे बात रखेंगे। तो अभी इतिहास ये ये इतिहास किस विखंडन में देखा गया है?
ये इतिहास पढ़ने के विखंडन से देखा गया है। पढ़ने हेतु हम लोग इस तरह का इतिहास को डिवाइड किए हुए हैं। बाकी जो साक्ष्यों के आधार पे जो विखंडन था वो पुरातात्विक काल का इतिहास, और फिर आगे जो बताए थे उसी तरह का जो 3 भाग में हुआ था वो साक्ष्यों के आधार पे डिस्कशन हुआ था। तो पढ़ने के स्रोत पे हम लोग इतिहास को तीन खंडों में विखंडन करते हैं, जो कि पहला प्राचीन काल इतिहास हो जाएगा, प्राचीन काल इतिहास, फिर मध्यकाल इतिहास और आधुनिक काल इतिहास। एक और हम लोग देखेंगे जो कि नेहरू युग काल, किसी किसी किताब में ये देखा गया है। आधुनिक काल इतिहास। अब आते हैं हम लोग प्राचीन काल इतिहास। प्राचीन काल इतिहास में विशेषकर हमारा झारखंड कैसा था, क्या स्थिति थी, क्या दशा था, और कैसे समाज थे, कैसे लोग थे, ये वो सब हम लोग देखेंगे, जानने को देखेंगे। तो प्राचीन काल इतिहास में इसे भी हम लोग झारखंड को मौर्य काल के रूप में देखेंगे। मौर्य काल के रूप में, यानी कि मौर्य जब वंश चल रहे थे, मौर्य समाज जब चल रही थी, जिस समय मौर्य का शासन था, उस समय झारखंड किस जगह और किस तरह का झारखंड था वो देखेंगे। फिर मौर्य उत्तर काल में देखेंगे, फिर गुप्त काल में, और फिर गुप्त काल में देखेंगे। फिर तो मौर्य काल में हम थोड़ी बहुत आपको हिंट दे देते हैं संक्षेप में कि मौर्य काल में झारखंड कैसा था और मौर्य काल के राजा कौन थे। कहा जाता है मौर्य काल में एक वंश आता है, एक राजा आता है जो कि बहुत चर्चित राजा के नाम से उसे देखा गया है, शक्तिशाली राजा भी उसे कहा जाता है, और उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ये राजा ही नहीं, इसे हम लोग चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। इसे हम लोग चक्रवर्ती सम्राट। अब ये चक्रवर्ती सम्राट आया वर्ड, तो चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट मतलब चारों तरफ का जिसका अधिकार रहे, या फिर चारों तरफ क्षेत्र का जिसका अधिकार रहे, उसे हम लोग चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। सपोज दैट ये भारत है, सॉरी थोड़ी अच्छे से बनाता हूँ। सपोज दैट ये भारत है, भारत का मानचित्र है, और ये इधर पाकिस्तान, फिर ये अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, और फिर ये सीरिया, और फिर मध्य एशिया, यानी कि मध्य एशिया इंग्लैंड, इटली, स्पेन, यही सब। तो ये
भारत है, और चंद्रगुप्त का जो राजधानी था वो मगध थी, और मगध के राजा थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो चंद्रगुप्त पिपलीवन का राजा के बेटे थे। पिपलीवन मगध के पास ही पिपलीवन का एक छोटा क्षेत्र था, और उसी के राजा के बेटे चंद्रगुप्त था। लेकिन घनानंद ने उस समय चंद्रगुप्त से पहले मगध का साम्राज्य जो था वो घनानंद राजा थे, और घनानंद ने पिपलीवन पे अटैक करके पिपलीवन को अपने अधीन ले लिया। और उस समय चंद्रगुप्त की माँ मौर्या ने चंद्रगुप्त महज 4 साल या 5 साल का होगा उस समय जब पिपलीवन घनानंद ने अटैक किया था, और चंद्रगुप्त की माँ इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने मामा घर पहुंचा दिया था। तो फिर उस समय घनानंद मगध का राजा था। तो कहा जाता है मगध पे ईरानियों का आक्रमण होते हुए यहाँ तक पहुंचा, और ये आक्रमण होते होते यहाँ तक, यानी कि ये तक्षशिला जो उस समय का जगह था, बहुत ही गणवान जगह उसे बोल सकते हैं, क्योंकि तक्षशिला में ही सारे बड़े बड़े राजाओं अपने शिक्षा को संपूर्ण करते थे। यानी कि आप बोल सकते हैं तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी हब, और वहीं से बहुत सारे राजा ने अपनी शिक्षा का ग्रहण किया। उसी में नाम आता है चाणक्य। ये चाणक्य बहुत ही विद्वान में से देखा गया है चाणक्य, और इसे आभास हो गया था जो सेलुकस आक्रमण करने वाला है मगध की धरती पे, यानी कि भारत की धरती पे। और यही बात को देखते हुए उसने घनानंद की एक सभा में अपनी समझदारी का परिचय दिया कि बाहरी शासक यानी कि दूसरे देशों की शासक हम पे आक्रमण करने वाले हैं, और सेलुकस की इतनी फौज और इतनी ताकत थी कि वो मगध चाहे तो यूं ही मगध के राज्य को तबाह कर सकता था और अपने अधीन ले सकता था। तो इसी भय को चाणक्य जानते थे, और यही बात उसने साम्राज्य घनानंद के पक्ष रखा, और एक टॉपिक रखा उसने कि हम सेलुकस को तभी हरा सकते हैं जब हमारा देश अखंड रहे।
यानी कि अखंड भारत की जो बात रखी गई थी वो चाणक्य ही के थ्रू रखी गई थी। तो घरानंद ने बहुत अहंकारी और पूर्व शासक या फिर पूर्व राजा थे, तो इन्होंने चाणक्य की इंसल्ट करके वापस तक्षशिला जाने को या फिर सभा में इंसल्ट करके इसे विदाई कर दिया। फिर चाणक्य ने उसी समय एक शपथ लेती है कि आपके शासन में, आपके धरती में मैं तभी कदम रखूंगा, धरती कहने का मतलब उस समय का था, आपके क्षेत्र में तभी कदम रखूंगा जब तक मैं यहाँ योग्य शासक या राजा ना बैठा दूं। ये शपथ लेके कमिटमेंट करके चाणक्य वहां से निकलते हैं। निकलते वक्त ही तक्षशिला यानी कि मगध से तक्षशिला जाते वक्त ही उन्हें एक बच्चों की खेल देखने को मिला, और वो बच्चे राजा क्षेत्र का खेल खेल रहे थे। तो उसी में चाणक्य चंद्रगुप्त से होता है, चंद्रगुप्त से होता है, और यही चंद्रगुप्त चाणक्य को भा गया। और तभी चाणक्य ने ये तय किया कि मौर्य तभी चाणक्य ने ये तय किया कि अखंड भारत का नेतृत्व चंद्रगुप्त करेगा, यानी कि अखंड भारत का राजा चंद्रगुप्त रहेगा। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्यकालीन में लिखा गया। फिर चंद्रगुप्त के बाद झारखंड में अशोक आता है, सम्राट अशोक। ये सम्राट अशोक के भी बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखना होगा झारखंड को। और यही सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के पौत्र है, यानी कि पोता है। और ये चंद्रगुप्त उस समय अखंड भारत की नींव रख चुका था, और पूरे अखंड भारत यानी कि अफगानिस्तान तक अपना क्षेत्र फैलाया था। फिर उसके पुत्र अशोक ने अफगानिस्तान से और आगे सीरिया से मध्य एशिया तक अपना क्षेत्र फैलाया, यानी कि अपना क्षेत्र अपने अधीन किया। यानी कि उस समय सीरिया काफी, आज के ईरान इराक बोल सकते हो, ईरान और इराक, सीरिया उस समय का नाम था। और इधर उन्होंने दक्षिण भारत तक का क्षेत्र जीता ही था, बंगाल भी, असम भी जीता हुआ था, और एक दो दफा शायद श्रीलंका पे भी अटैक किया गया था। तो ये सम्राट अशोक के बारे में था और चंद्रगुप्त के बारे में। और इसी में हम लोग झारखंड काल में देखेंगे कि क्या स्थिति थी। इसे आप चार्ट बना लीजिएगा। फिर मध्यकाल में हम लोग मध्यकाल में मुगल शासक देखेंगे। मुगल शासक में पहला जो शासक था वो बाबर।
बाबर था। उसके बाद धीरे धीरे इसका वंशज हम लोग देखेंगे, जनरेशन देखेंगे। और इसी के समय पुर्तगाली लोग का आगमन, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनमार्क, इन्हीं के समय इन लोग का भी आगमन होता है। लेकिन उस समय उतनी पुर्तगाली या डच की महानता या ब्रिटिश की महानता नहीं थी, इसलिए इसे मुगल शासक ही के नाम से मध्यकालीन इतिहास को देखा गया है। फिर आधुनिक काल में हम लोग आ जाते हैं। ये सारे विदेशी आक्रमण, इस युग के, आधुनिक युग के विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनी से लेकर नेहरू काल से होते हुए, नेहरू काल भारत की आज़ादी तक, यानी होते हुए भारत की आज़ादी तक, अभी तक जो हुआ है वो हम लोग देखेंगे। ये संपूर्ण इतिहास झारखंड को लेके ही देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है झारखंड, यहाँ से आप लोग एक्टिव रहिएगा। और जो जितने भी अभी हम लोग इतिहास के बारे में देखें, वो एक बेसिक कंसेप्ट था जो कि देना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज आपको झारखंड का इतिहास या फिर जेपीएससी और जेएसएससी की सिलेबस समझ में नहीं आता। तो अभी तक जो हम लोग ने देखा वो बस एक डिफिनेशन के तौर पे सामान्य जो जानकारी होती है इतिहास की, वो हमने देखा। अब आते हैं झारखंड के इतिहास में। मैं जरा इंक डाल लेता हूँ, शायद पेन में इंक कम है इसलिए पारदर्शित नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो झारखंड के इतिहास के बारे में पहले हम लोग झारखंड का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि झारखंड किस समय में किस नाम से पुकारा जाता था। तो चलिए चलते हैं। ये ग्रंथ या फिर रचनाएं, ये या फिर किसी की लिखी गई किताब भी बोल सकते हैं, या फिर किस काल में या युग में बोल सकते हैं कि झारखंड को किस नाम से किस समय में देखा गया। तो पहले आता है, पहला ऐत्रेय ब्राह्मण एक शब्दांश या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण, इस ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से देखा गया है, किस नाम से पुकारा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इस झारखंड को पुंड्र नाम से या पुंड्र के नाम से देखा गया है। लोग कहते हैं आज की दौर पे जो कि 1932 का भी चल रहा है,
दौरा, पुंड्र या पुंड। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड का अस्तित्व 1932 या 2000 से नहीं, इससे पूर्व ही है, और इससे पूर्व ही झारखंड का नाम को लेके देखा गया है। तो ये आप वीडियो जरूर देखें ताकि उन लोगों को आप करारी जवाब दे सकें कि झारखंड का अस्तित्व कहाँ था 2000 से पहले, कौन जानते थे झारखंड को। तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड के नाम से देखा गया है। फिर ऋग्वेद आते हैं। ऋग्वेद एक वैदिक काल में इसे देखा गया है। ऋग्वेद काल मैं बता देता हूँ कि जो वेद थी, वेद की संरचनाएं 4 वेद में होती है। अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और एक संरचना है कि भूल रहा हूं मैं। चार तरह के वेद होते हैं, और जो वेद का संरचनाएं होती है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के शरीर के भागों से वेद उत्पन्न हुए हैं। जो ऋग्वेद है, ये शायद जांग से उत्पन्न हुए हैं, कुछ मुंह से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब क्लासें होती, अगर समय रहता तो ये सब क्लासें मैं भारतीय इतिहास में दिखाता या फिर पढ़ाता या फिर देखते। तो कोकट प्रदेश के नाम से ऋग्वेद में झारखंड को देखा गया है। कोकट। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है।